हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ये मॉक टेस्ट का क्लास है। तो फिर शुरू करते हैं। क्लास अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए। मैला आंचल के लेखक इनमें से कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर मोहन राकेश। तो इसका जो सही उत्तर है वह है फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक कौन रहे? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अगला देखिए। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या फिर उपमा। तो इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? वे अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान के होने की संभावना की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ पर उपमेय में उपमान की होने की संभावना की जाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे जनु, मनु, जनहु, जानो, मनहु। ठीक है, मतलब ये इस तरह के शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार वाले वाक्य में रहते हैं। अगला देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या फिर उपमा। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? दो शब्दों में इतनी समानता हो कि उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऑप्शन है इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, उल्लाला, चौपाई, सोरठा या फिर दोहा। तो इस पंक्ति में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं रहती है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं रहती है? तो 16 मात्राएं रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। तो इनमें से जो छायावादी कवि नहीं है वे है शिवमंगल सिंह सुमन, एक छायावादी कवि नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये छायावादी कवि है, निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा महादेवी वर्मा, ये छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। छायावादी के स्तंभ माने जाते हैं ये चारों। अगला प्रश्न देखिए। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन है उषा प्रियमवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो कुरु कुरु उपन्यास के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न देखिए। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन है अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या फिर मोहन राकेश। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा जो है यह एक जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा एक जीवनी है और यह बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवन से संबंधित है। आवारा मसीहा जो जीवनी है यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। इसके अलावा यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? ऑप्शन है 8, 10, 12, 15। तो कामायनी में कुल सर्ग 15 है। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? तो 15 है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है, जिसका प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। ठीक है, ये प्रथम और अंतिम पूछा जाता है काफ़ी बार। प्रथम सर्ग चिंता, अंतिम सर्ग आनंद। अगला प्रश्न है। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। तो इनमें से जिन्होंने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखा है। अगला प्रश्न देखिए।
इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। और ध्रुव स्वामिनी किनका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और इसी नाटक में पुनर्लग्न की समस्या, नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। अगला प्रश्न है रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक किस भाषा में रचा गया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, कोली, अपभ्रंश। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक ब्रजभाषा में रचित एक काव्य ग्रंथ है। ठीक है, किस भाषा में रचा गया है उद्धव शतक? ब्रजभाषा में। किनकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, अगला देखिए, सन 1975 के बाद सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या कहा गया? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता या फिर नवगीत? तो 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा गया है। 1975 के बाद की कविता को क्या कहा गया है? तो समकालीन कविता कहा गया है। इसके अलावा नई कविता का प्रारंभ 1954 में हुआ था। नई कविता का प्रारंभ कब हुआ था? 1954 में। फिर 1975 के बाद जो कविता लिखी गई उसे क्या कहा गया? समकालीन कविता कहा गया। अगला देखिए, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। अगला है सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक है महीप सिंह। कौन है? महीप सिंह। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? अज्ञेय की कृति इनमें से कौन सी है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर, साए में धूप। तो हरी घास पर क्षण भर यह जो कृति है यह अज्ञेय की है। हरी घास पर क्षण भर कृति अज्ञेय की है। इसके अलावा अज्ञेय की अन्य रचनाओं में आ जाएंगे आंगन के पार द्वार, ठीक है, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, चिंता, कितनी नाव में कितनी बार इत्यादि। ठीक है, अगला देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित काव्य इनमें से कौन सा है? रेणुका हम विष पाई जन्म के, ठीक है, रेणुका हम विष पाई जन्म के, हिम किरीटनी मिलन। तो इनमें से जो रचना है वह है हम विष पाई जन्म के। हम विष पाई जन्म के, यह जो रचना है यह बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित काव्य है। अगला देखिए, आठवां सर्ग किस विद्या की पुस्तक है? आठवां सर्ग किस विद्या की पुस्तक है? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या फिर काव्य संकलन। तो आठवां सर्ग एक नाटक है। आठवां सर्ग क्या है? एक नाटक है, सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित। आठवां सर्ग एक नाटक है, किनके द्वारा लिखित? सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित एक नाटक। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रस रहस्य, भूषण, अंग दर्पण, रसलीन, शिवा बावनी। तो इनमें से जो सही है वह है चिंतामणि काव्य प्रकाश, यह सही है। ठीक है, चिंतामणि काव्य प्रकाश यह सही है। काव्य प्रकाश के लेखक चिंतामणि रहे। काव्य प्रकाश के लेखक कौन रहे? चिंतामणि। रस रहस्य कुलपति मिश्र द्वारा रचित है। रस रहस्य कुलपति मिश्र द्वारा रचित है। अंग दर्पण जो है यह रसलीन द्वारा रचित है। अंग दर्पण की रचयिता कौन है? रसलीन है। अंग दर्पण की रचयिता यहाँ पे रसलीन है। और शिवा बावनी के रचयिता रहते हैं भूषण। ठीक है, अंग दर्पण के रचयिता कौन रहते हैं? रसलीन। और शिवा बावनी के रचयिता रहते हैं भूषण। और जो रस रहस्य है यह कुलपति मिश्र द्वारा लिखा गया है और काव्य प्रकाश चिंतामणि के द्वारा। अगला देखते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराए, मल्हावे जाई जाई सोई कछु गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराए, मल्हावे जाई जाई सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में
कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस या फिर भयानक रस? तो इस पंक्ति में जो रस है वह है वात्सल्य रस। कौन सा रस है इसमें? वात्सल्य रस है। ठीक है, अगला देखते हैं। निस्दिन, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या फिर हास्य रस? तो इस पंक्ति में जो रस है वह है वियोग श्रृंगार रस। कौन सा रस है इसमें? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन है अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो बिहारी हिंदी का संबंध इन तीनों से है। ठीक है, इन तीनों से है, परंतु अवधी से नहीं है। बिहारी हिंदी का संबंध अवधी से नहीं है। अगला देखते हैं। किस प्रदेश की भाषा बोली है मगही? किस प्रदेश की बोली है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो मगही जो बोली है यह बिहार की है। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो बिहार की है। ठीक है, अगला देखते हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस बोली से माना गया है? ऑप्शन है ब्राचड़, पैचासी, मागधी, अर्धमागधी। तो सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से माना गया है। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से माना गया है। अगला प्रश्न है। हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का बहुते जो हिंदी भाखेऊ। हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का बहुते जो हिंदी भाखेऊ। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में आती है? ऑप्शन है ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो यह जो काव्य पंक्तियाँ है यह अवधी की मतलब अवधी बोली में आती है। ठीक है, यह काव्य पंक्तियाँ किस बोली में आती है? तो अवधी बोली में आती है। ठीक है, अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, छोटी, बड़ी, अ। आ, छोटी, बड़ी, अ। तो इनमें से जो पश्च स्वर है वह है आ। आ क्या है? आ एक पश्च स्वर है। पश्च स्वर मतलब क्या? इन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है। इन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है। पश्च स्वर में आ के अलावा और कौन कौन से स्वर आते हैं? ऊ मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक है, और जो इंग्लिश के शब्द लिखने के लिए इस्तेमाल में आते हैं ना, जैसे कि ऑफिस में औ जो होता है वो वाला, ये सभी पश्च स्वर है, मतलब जीभ के पश्च भाग से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है खिड़की। देशज शब्द कौन सा है? तो खिड़की एक देशज शब्द है। इसके अलावा जो मित्र है, मित्र एक तत्सम शब्द है। ठीक है, कालीन उर्दू शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? ऑप्शन है च, प, ल, ह। तो तालव्य ध्वनि है वह है च। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी, अंग्रेजी। तो इनमें से जो लिपि नहीं है वह है अंग्रेजी। अंग्रेजी कोई लिपि नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी कोई लिपि नहीं है, यह तो एक भाषा है। अगला देखते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य। ठीक है, इसके अलावा तालव्य वर्ग में कौन कौन से और से मतलब वर्ण आते हैं? जैसे चौ, छ तो हुए, इसके अलावा जौ, झ, य, तालव्य श, छोटी, बड़ी वर्ण आते हैं तालव्य वर्ग में। ठीक है, जो तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को तालव्य वर्ण कहा जाता है। अगला देखते हैं। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन क्या होगा? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बहुवचन।
कौन सा वचन होगा, उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन क्या हो जाएगा, बहुवचन। अगला देखिए, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सद जोड़ जन, सत जोड़ जन, सत जोड़ जान या फिर सज जोड़ जन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सत जोड़ जन, सत जोड़ जन, सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। तो उत्तर दक्षिण में जो समास है वह है द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं दिया हुआ है, परंतु उत्तर दक्षिण में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का एक खास पहचान है क्या, योजक चिन्ह। द्वंद्व समास में ज़्यादातर समय योजक चिन्ह रहता ही है। अगला प्रश्न देखिए, राम रावण ममार में कौन सा लकार है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी। तो मति शब्द रूप में जो विभक्ति है वह है प्रथमा। कौन सी विभक्ति है मति शब्द रूप में, तो प्रथमा विभक्ति है। इसका हमें इस वाक्य का हिंदी अनुवाद करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यह रमेश की पुस्तक है। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह रमेश की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, बालिका गच्छन्ति असीत का हिंदी अनुवाद क्या होगा। बालिका गच्छन्ति असीत का हिंदी अनुवाद क्या होगा। बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी या फिर बालिका जा रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, बालिका जा रही है। ठीक है, बालिका जा रही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बालिका गच्छन्ति असीत का हिंदी अनुवाद है बालिका जा रही है, बालिका जा रही है। अगला देखते हैं, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। शरीयत, नरीकत, नरीकत के जगह पे तरीकत होगा, न के जगह पे त होगा, यहाँ पे जो है ना न के जगह पे त हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे उत्तर नहीं है, उत्तर है हमारा मलकत। मलकत सूफी साधना के 4 पड़ावों में से एक नहीं है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में से एक नहीं है। 4 पड़ाव कौन कौन से हैं सूफी साधना के, शरीयत, मार्फत, तरीकत, हकीकत। ठीक है, शरीयत, मार्फत, तरीकत, हकीकत। अगला देखिए, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है। ऑप्शन ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी किस कवि की कृति है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है कुआनो नदी। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वे है गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है, परंतु कहीं कहीं पर गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ दोनों को मान लिया जाता है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप। अगला प्रश्न देखिए, महापुराण के रचनाकार कौन है। महापुराण के रचनाकार कौन है। अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल या फिर स्वयंभू। तो महापुराण के जो रचनाकार है वे है पुष्पदंत। महापुराण के रचनाकार कौन है, पुष्पदंत। ठीक है, रसमंजरी किस कवि की कृति है। रसमंजरी किस कवि की कृति है। केशवदास, भूषण, नंददास, चित्त स्वामी। तो रसमंजरी नंददास की कृति है। रसमंजरी किसकी कृति है, तो नंददास की कृति है। इसके अलावा नंददास की एक और कृति के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है और उसका नाम है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। ठीक है, ऋणमुक्त शब्द में कौन सा समास है। ऋणमुक्त शब्द में कौन सा समास है। संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या फिर अपदान तत्पुरुष। तो ऋणमुक्त शब्द में अपदान तत्पुरुष समास है। ऋणमुक्त शब्द में कौन सा समास है, तो अपदान तत्पुरुष समास है ऋणमुक्त शब्द में। ऋणमुक्त का समास वगैरह किस प्रकार होगा, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अपदान तत्पुरुष समास में से कारक चिन्ह होता है। अपदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह से होता है। तो इस प्रकार आया ना ऋण मुक्त में, ऋण से मुक्त, ये उसका समास विग्रह हो जाएगा ऋण मुक्त का। अगला प्रश्न है, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। निर्वाण, दशा, गति या फिर चाल।
तो मोक्ष का जो पर्यायवाची वह है निर्वाण। मोक्ष का पर्यायवाची क्या है? निर्वाण। ठीक है, अगला देखिए, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? तो चर्म शब्द का जो समभिन्नार्थक शब्द है वह है चरम। ठीक है, क्या हो जाएगा? चरम। चर्म का अर्थ चमड़ा होता है और चरम का अर्थ क्या होता है? सबसे अधिक होना। ठीक है, सबसे अधिक होना मतलब चरम पर मतलब पहुंच जाना बिल्कुल। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही अर्थ है वो हो जाएगा नष्ट कर देना। खाक में मिलाना, नष्ट कर देना। ठीक है, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दश रूपक या फिर प्रतिभा नाटकम। तो कालिदास की जो दूसरी रचना है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की दूसरी रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। यह 7 अंकों में विभाजित है। कितने अंकों में विभाजित है? और यह मतलब 7 अंकों में विभाजित है। इसके अलावा कालिदास का यह सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास की दूसरी रचना है, याद रखिएगा। मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भवभूति। मालती माधव किसकी रचना है? तो भवभूति की रचना है। मालती माधव भवभूति की रचना है। दश कुमार चरितम किसकी रचना है? दश कुमार चरितम किसकी रचना है? कालिदास, दंडी, भवभूति या फिर भास। तो दश कुमार चरितम जो है यह दंडी की रचना है। किसकी रचना है दश कुमार चरितम? दंडी की रचना है। यह श्रृंगार रस प्रधान 3 खंडों की रचना है। दश कुमार चरितम जो है दंडी की रचना है और यह श्रृंगार रस प्रधान 3 खंडों की रचना है। ठीक है, अगला देखते हैं। गठरी शब्द है, गठरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग या फिर नपुंसकलिंग। तो गठरी जो शब्द है यह एक स्त्रीलिंग है। गठरी कौन सा शब्द है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण या फिर वृद्धि। तो अत्याचार शब्द में यण संधि। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। अगला प्रश्न देखिए, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीतिसिद्ध कवि या फिर स्वच्छंदतावादी कवि। तो केशवदास को जिस वर्ग में रखेंगे वह वर्ग होगा रीतिबद्ध कवि। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा में केशवदास को रखना समीचीन है। केशवदास किस काव्यधारा के कवि हो गए? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के ये प्रमुख कवि है। अगला प्रश्न देखिए, शिवा बावनी के रचयिता इनमें से कौन है? जसवंत सिंह, केशव, भूषण या फिर पद्माकर। तो शिवा बावनी के जो रचयिता है वह है भूषण। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? भूषण। अगला देखते हैं, शिवा बावनी की रचयिता भूषण है। इसके अलावा शिवा बावनी एक वीर रस प्रधान काव्य है। शिवा बावनी एक वीर रस प्रधान काव्य है और इस काव्य में शिवाजी की कीर्ति तथा उनके शौर्य का वर्णन किया गया है। शिवा बावनी में शिवाजी के कीर्ति तथा उनके शौर्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम इनमें से क्या है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल। तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है वह है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। अगला है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1940, 1935, 1943। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1943। ठीक है, अज्ञेय इसके संपादक थे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञेय थे। तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? भारतेंदु युगीन लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध विद्यानिवास मिश्र या फिर राय कृष्ण दास। तो जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र है यह भारतेंदु युग के लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, और ये जो बाकी सभी है, बाकी तीनों है, यह द्विवेदी युग के कवि है। ठीक है, बाकी जो तीनों है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्णदास, ये सभी द्विवेदी युग के कवि है। भारतेंदु युग के कवि कौन हो गए? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? इनमें से
कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या या फिर झूठा सच? तो यशपाल का जो उपन्यास नहीं है वह है कब तक पुकारूं। यशपाल का उपन्यास नहीं है, परंतु ये जो बाकी तीनों है, दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, ये सभी यशपाल के उपन्यास है। और कब तक पुकारूं जो उपन्यास है यह रांगे राघव का उपन्यास है। किसका उपन्यास है कब तक पुकारूं? रांगे राघव का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960, 1959, 1951 या फिर 1970? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी? तो पुष्प की अभिलाषा यह जो कविता है इसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। अगला है, आधुनिक मीरा इनमें से किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियंवदा? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ठीक है। अगला है, मृगावती के रचनाकार कौन थे? मृगावती के रचनाकार कौन थे? मंझन आलम, कुतुबन, मुल्ला दाऊद? तो मृगावती के रचनाकार रहे कुतुबन। मृगावती के रचनाकार कौन? कुतुबन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास या फिर मलुकदास? तो जो संत कवि नहीं है वह है तुलसीदास। कोई संत कवि नहीं है बल्कि है राम भक्ति शाखा, मतलब शगुन काव्य धारा के दो भाग है ना, एक राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो तुलसीदास शगुन काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। बाकी ये सभी कवि जो है तीनों, ये सभी संत कवि है जो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर हिंदी? तो विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में होती है। ठीक है, विनय पत्रिका ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण या फिर शिव पुराण? तो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ कौन सा हो गया? श्रीमद् भागवत पुराण। अगला है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावती या फिर चंदायन? तो राघव चेतन जायसी द्वारा रचित पद्मावत का पात्र है। ठीक है। अगला देखते हैं, कुतुबन द्वारा रचित इनमें से कौन सा ग्रंथ है? कुतुबन द्वारा रचित इनमें से कौन सा ग्रंथ है? मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर या फिर चंदायन? तो कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ है मृगावती। कौन सा ग्रंथ है? मृगावती। अगला देखते हैं, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? ऑप्शन है केशवदास, अग्रदास, लालदास या फिर नाभादास? तो राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया अग्रदास ने। किसने किया रसिकोपासना का समावेश? तो अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में। अगला है, मदनाष्टक के रचयिता इनमें से कौन है? मदनाष्टक के रचयिता इनमें से कौन है? केशवदास, रसखान, रहीम या फिर नरोत्तम दास? तो मदनाष्टक के जो रचयिता रहे वे रहे रहीमदास मदनाष्टक के रचयिता रहते हैं। इसके अलावा मतलब मदनाष्टक जो है रचना, इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। ठीक है, किस चीज़ का वर्णन है? कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। और रहीम दास का मूल नाम क्या रहा? अब्दुल रहीम खाना। और रहीम दास की कुछ अन्य रचनाएं रही, दोहावली, श्रृंगार सोरठा, बरवे नाई का भेद, ये महत्वपूर्ण है, बरवे नाई का भेद, श्रृंगार सोरठा इत्यादि। ठीक है, मदनाष्टक के रचयिता कौन रहे? रहीम। अगला देखते हैं, और मदनाष्टक जो है यह खड़ी बोली में रचित है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार राजकवि मतलब राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर बच्चन? तो पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार राजकुमार। अगला देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी, प्रिय प्रवास? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, कलम का सिपाही का लेखक कौन है?
प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा या फिर शिवरानी देवी। तो अमृत राय जो है यह कलम का सिपाही के लेखक है। अमृत राय कलम का सिपाही के लेखक है। अगला देखते हैं, मुझे चांद चाहिए किस विद्या की रचना है। मुझे चांद चाहिए किस विद्या की रचना है। कविता, नाटक, कहानी या फिर उपन्यास। तो यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। सारा आकाश किसकी कृति है? मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या फिर अज्ञे। तो सारा आकाश जो है रचना यह राजेंद्र यादव की है। ठीक है, सारा आकाश किसकी कृति है? तो राजेंद्र यादव की कृति है। ठीक है, अगला देखते हैं, संशय की एक रात किस कवि की कृति है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता या फिर कोसरी कुमार। तो संशय की एक रात जिनकी कृति है वे है नरेश मेहता। संशय की एक रात किनकी कृति हो गई? तो नरेश मेहता की यह एक कृति है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन हो गए? मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखिए, कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर के रचयिता है जगन्नाथ रत्नाकर, सेनापति, मतीराम या फिर बोधा। तो कवित रत्नाकर के रचयिता है सेनापति। कवित रत्नाकर के रचयिता कौन हुए? सेनापति। अगला प्रश्न देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु पायो जी मैंने रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी, मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, भक्ति रस या फिर रौद्र रस। तो इस पंक्ति में जो रस है वह है भक्ति रस। कौन सा रस है इसमें? तो भक्ति रस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ब्रजभाषा का विकास इसमें किस प्राकृत या फिर अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, पैशाची, सौरसेनी या फिर अर्धमागधी। तो ब्रजभाषा का विकास इनमें से सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर छत्तीसगढ़ी। तो आगरा क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रजभाषा। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो ऑप्शन ए जो है यह एक संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए एक संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, बीन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, गीतिका, चौपाई या फिर कवित्त छंद। तो इन पंक्तियों में दोहा हुआ है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, देखिएगा। अगला देखते हैं, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास। तो इसमें जो अलंकार है वह है उपमा अलंकार। निर्धन के धन सी तुम आई, इसमें एक मतलब इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सज्जन पापाद जुगुप्सते। सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, सज्जन पाप से घृणा करता है। सज्जन पाप से घृणा करता है, यह इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा किसका? सज्जन पापाद जुगुप्सते। अगला प्रश्न है, रामेण सह सीता वन गच्छति। रामेण सह सीता वन गच्छति, इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, राम के साथ सीता वन जाती है। राम के साथ सीता वन जाती है। राम के साथ सीता वन जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अशक या फिर कमलेश्वर।
कमलेश्वर नामक जो उपन्यासकार है, प्रसिद्ध उपन्यासकार, उनकी रचना है सुबह दोपहर शाम। अगला देखते हैं। कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या फिर सप्तमी? तो कविता का मर्म में जो विभक्ति है वह है षष्ठी। कौन सी विभक्ति है कविता का मर्म में? तो षष्ठी विभक्ति है। अगला है सहस्तेन खादति। सहस्तेन खादति, यहाँ पे अच्छा से नहीं दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं। सहस्तेन खादति, कौन सा, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है करण कारक। सहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? करण कारक है। अगला प्रश्न देखिए, रामकृष्णों में कौन सा समास है? रामकृष्णों में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास? तो रामकृष्णों में द्वंद्व समास है। रामकृष्णों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों संज्ञा, यानी कि दोनों संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा, उसे ही द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास माने कि दोनों पद जिसके प्रधान हो। अगला देखिए, प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास है? प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है इनमें से? द्विगु, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास? प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास है प्रेमातुर। जैसे इसका समास विग्रह होगा प्रेम में आतुर, प्रेम में आतुर, और अधिकरण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या है? में पर, में पर। ठीक है, अगला देखिए, जी वैष्णा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है जीव जोड़ ऐष्णा। जीव जोड़ ऐष्णा, जीवैष्णा का सही संधि विच्छेद होगा। कविता का बहुवचन क्या होगा? कविता का बहुवचन है ऑप्शन बी, कविताएं। कविता का बहुवचन है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? इनमें से कौन सी रचना माघ की है? तो शिशुपाल वधम जो रचना है यह माघ की है। ठीक है, शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की। अगला है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में ही बहुत कहना। गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न है, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत क्या होगी? एक तो दोष था ही उस पर दूसरा, इसका सही कहावत क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही कहावत है यह है ऑप्शन सी, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। काफ़ी बार सुना होगा आप लोगों ने, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इसका अर्थ क्या है? एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना। अगला प्रश्न देखिए, जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा संवाददाता। जो समाचार भेजता हो उसे क्या कहेंगे? संवाददाता। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दाश्री, खटमल या फिर जीव? तो जो खटमल शब्द है यह एक पुल्लिंग शब्द है। खटमल एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विषाद, प्रहर्ष, खुशी या फिर नीरव? तो इसका जो विलोम है वह है विषाद। हर्ष का विलोम विषाद। ठीक है, अगला देखिए, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ वाक्य का शुद्ध रूप है मैं सादर नमस्कार करता हूँ। वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अगला है, अशोक ने पत्र पढ़ा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अधिकरण, कर्म या फिर करण? तो इस वाक्य में जो कारक है वह है कर्ता कारक। अशोक ने पत्र पढ़ा, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक।